अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदने वाली और छलांग लगाकर अपनी जान खुदकुशी करने वाली और अपनी जान दे देने वाली, ये तो एक सोशल मीडिया है। और उसने कहा है कि वो जहेज के लिए सताता था और मारता था, पीटता था, लेकिन उसने खुदकुशी करते वक्त जो वीडियो बनाई उसमें जबान का जख्म बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उसने क्या कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगी, तो खुदकुशी नहीं करती। ये धमकी तो वो कई महीनों से दे रही थी, लेकिन जब उसके पति ने, शौहर ने ये कहा कि ठीक है तुझे जो करना हो कर, मरना हो तो मर जाकर, और मरते वक्त वीडियो बना के भी मुझे भेज देना, जब उसने ये जुमले कहे तो जबान का ये जख्म वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और फिर साबरमती नदी में जाकर कूद कर छलांग लगा देती है और खुदकुशी करके हराम मौत मर जाती है। मेरे भाइयों, ये एक अलग मैटर है कि वो मौत कैसी है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि हमारी जबान दराजी और जबान से दी हुई तकलीफें लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर सकती है। क्या जरूरत थी ये कहने की, मरती हो तो मर। इसका मतलब वो कई मर्तबा धमकी दे चुकी थी, शौहर को यकीन ही नहीं था कि ऐसा करेगी, लेकिन जब उसको ये जख्म लगा और फिर वो इसको बर्दाश्त न कर सकी, और उसका जो बेचारा बाप था, अगरचे हमें उससे हमदर्दी है, मसलक अपनी जगह पर है, मकतब फ़िक्र अपनी जगह पर है, उसने गौसे आज़म का वास्ता दिया, कुरान की कसम दी, उसने ये कहा कि तुम्हारा नाम अम्मा आयशा के नाम पर है बेटी, उसकी सब कुछ कहा, लेकिन ज़बान का ज़ख्म वो लड़की बर्दाश्त न कर सकी और उसने कहा नहीं अब्बू बहुत हो गया है, अब नहीं, हम आप लोगों के ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहते, और ख़ुदकुशी करके अपनी जान दे दी। क्या ये बड़े बड़े रईस और अमीर और चौधरी और सरमायादार जो अपनी बेटियों में की शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं, क्या इस खुदकुशी में क्या उनका कोई हिस्सा नहीं है? क्या वो अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? तुमने तो शादी कर दी अपनी बेटी की बहुत लंबा चौड़ा जहेज देकर, लेकिन जिन गरीब लड़कियों की नज़र तुम्हारे जहेज पर पड़ी, उनकी आत्मा से पूछो, उनके हृदय और दिल से पूछो कि उन पर क्या बीती होगी कि मेरा बाप इतना कहाँ से लेके आएगा, कहाँ से लेके आएगा। और सोचो, याद करो वही कलकत्ते की उस लड़की को, आज से 20 साल पुराना वो वाकया याद करो, सलीम साहब की बेटी जिसने हैदराबाद की एक लड़के से शादी की, 5-6 रिश्ते उसके आए, लेकिन रिश्ता लग जाने के 2 महीने 3 महीने के बाद जहेज की डिमांड कर दी, रिश्ता टूट गया। फिर एक रिश्ता हैदराबाद से आया, भुसावल या जलगांव के कोई फर्जी माँ बाप उस गाड़ी में बैठ गए और कहने लगे कि आपकी बेटी से हम अपने लड़के की शादी कराएंगे, और जब शादी शरीयत के मुताबिक ही करना है तो क्या जब जहेज देना लेना ही नहीं है तो आज ही रुख्सत कर दीजिए और निकाह पढ़ा दीजिए। सलीम साहब बड़े खुश हो गए, ऐसा नेक रिश्ता कहाँ मिलेगा। उसी दिन निकाह हो गया और अपनी बेटी को रुख्सत कर दिया। ट्रेन से जब सफ़र हुआ तो जलगांव या भुसावल में ये माँ बाप जो फर्जी बने हुए थे उतर गए, और लड़का उस लड़की को लेकर हैदराबाद चला आया। इस लड़की का नाम जमीला था। जब हैदराबाद चला आया तो 5-6 दिन उसने अपने पास रखा और उसके साथ रातें गुजारी, और 1 हफ्ता रहने के बाद फिर वो लड़का उस लड़की को हैदराबाद की किसी 5 स्टार होटल के अंदर नीलाम कर 20,000 रुपए में बेच दिया। फिर वो होटल के अंदर कस्टमरों का शिकार होने लगी, उसकी इज्जत व आबरू छल्ली छल्ली होने लगी। वो हर आने वाले के सामने गिड़गिड़ाती और रोती और भीख मांगती, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। लेकिन दरिंदा कौन मानता, 5-6 हज़ार रुपए देकर जिसके जिस्म का पूरी रात के लिए सौदा किया हो वो कहाँ छोड़ता, मालिक भी मारता। उस जमाने में ना मोबाइल चलता था, ना टेलीफोन का जमाना था। एक लड़का ऐसा भी उसके पास आया कि ये रोने लगी, उस लड़के को इसके ऊपर रहम आ गया, और उस लड़के ने कहा कि नहीं तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ क्या है। इसने पूरी दास्तान बताई। इसने कहा ठीक है मैं पुलिस में केस करता हूँ। कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, ये केस नहीं लड़ पाएंगे। केस लड़ते लड़ते मेरे माँ बाप की वो ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है वो
नहीं, अगर मेरे ऊपर एक एहसान करना चाहते हो तो कर दो। एक लेटर में लिख रही हूँ, मैं इसको चिपका दूंगी लिफाफा, खबरदार तुम्हें पढ़ना नहीं है, ये अमानत है, ये मेरे बाप तक पहुँचा देना किसी तरीके से। वो लड़का तैयार हो गया, उस लड़की ने लेटर लिख लिया, भेज दिया उस लड़के को। लड़का ट्रेन पे बैठ गया, आने लगा घर की तरफ। ये लड़की का लेटर जब घर पे पहुंचता है और लड़के का बाप, लड़की का बाप जब इस लेटर को पढ़ता है तो उसके हक्का बक्का रह जाता है। अब्बू जान, जिस दामाद को आप फरिश्ता समझ रहे थे वो फरिश्ता नहीं, परले दर्जे का शैतान निकला। उसने मुझे हैदराबाद की एक होटल में नीलाम कर दिया है। अब्बू जान, क्या मैं आपके ऊपर इतनी बोझल हो चुकी थी कि आप लड़के वाले की हकीकत भी तलाश न कर सके और हैदराबाद जाकर एक मर्तबा लड़के के माँ बाप और उसके घर को न देख सके? हाय अब्बू जान, मैंने फांसी का फंदा इस होटल के कमरे में लगा रखा है। जब तक ये लेटर आपके पास पहुंचेगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मैं जानती हूं कि खुदकुशी हराम है, लेकिन मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूं। आए अब्बू जान, मैं अपना नापाक चेहरा लेकर अपनी सहेलियों के सामने नहीं आना चाहती, अपने भाई के सामने नहीं आना चाहती। मेरे लिए मौत को गले लगाना आसान है, लेकिन अपने माँ बाप और भाई बहनों के सामने आकर अपना चेहरा दिखाना आसान नहीं है। अरे अब्बू जान, ये लेटर सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ, मैं आपको बताए बगैर भी मर सकती थी। मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन को आपके पास छोड़ के आई हूँ जिसका नाम फातिमा है। अरे अब्बू, आगे के जुमले सुनिए। सलीम साहब के पास वो लेटर आज भी रखा हुआ है, आज भी रखा हुआ है वो लेटर। पढ़िए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने खुद पढ़ा है उस लेटर को। मेरे भाइयों, वो लेटर दिखाते हैं, मौलाना देखिए, मैंने पढ़ा है। और मिदनीपुर के जलसे में हम लेके भी गए थे और कहा था कि ये सलीम साहब है जिनकी बेटी खुदकुशी करके मरी है। मैं उनको लेके भी गया था। मेरे भाइयों, उसमें आगे लिखा हुआ है लेटर में, मेरी छोटी बहन जिसको मैं छोड़ के आई हूँ, आए अब्बू जान, मेरी उस बहन के लिए इतना कमा लेना, इतना कमा लेना, इतना कमा लेना। ये जुमले उसने 3 बार लिख के, आए अब्बू जान, मेरी छोटी बहन के लिए इतना कमा लेना, इतना कमा लेना, इतना कमा लेना कि जब मेरी बहन की शादी हो तो जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना। कितना बड़ा तमाचा मार कर वो इस दुनिया से गई। वो एक अलग चीज़ है, बख्शिश होगी कि नहीं होगी, क्या है उसकी जनाजे की नमाज है या नहीं, वो एक अलग मसला है। मौत हराम है हलाल, इससे हटिए। लेकिन देखिए वो लिख क्या रही है। क्या ये समाज और सोसाइटी के लिए सोचना और गौर करने की जरूरत नहीं है? समाज और सोसाइटी के लिए गौर और फिक्र की बात नहीं है? वो आयशा आरिफ खान के मरने के बाद एक और लड़की ने खुदकुशी की है उसी तर्ज के ऊपर। मुझे तो डर लग रहा है कि लड़कियां सस्ती शोहरत पाने के लिए जहेज की वजह से कहीं खुदकुशी न करने लगे और सस्ती शोहरत पाने के लिए वही तरीका न अपनाने लगे जो आयशा आरिफ खान ने अपनाया है। इससे पहले की लड़कियां जहेज की वजह से खुदकुशी करके मरने लगे। समाज के चौधरियों, जिम्मेदारों, साहूकारों, सरपंचों और समाज के अहम लोगों, एक रोल अदा करो, एक अच्छा किरदार निभाओ, एक अच्छी जिम्मेदारी निभाओ और एक अच्छा नागरिक बनकर एक ऐसी कमेटी बनाओ, एक ऐसा ढांचा तैयार करो कि जिसमें गरीब लड़कियों की शादी का इंतजाम हो और बगैर जहेज और बगैर लेन देन के उनकी शादियों का इंतजाम कराया जाए। ये वक्त की एक अहम जरूरत है, इस पर हमें और आपको गौर करना पड़ेगा।